हेलो। मैं हूं यूएसपी सर। और आज के वीडियो में मैं आपको अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में बताने जा रहा हूं। आप तो ये जानते ही होंगे कि ये दोनों ही क्रिया के दो भेद हैं, लेकिन अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को समझने के लिए आपको दो चीज़ें और जाननी चाहिए कि क्रिया किसे कहते हैं और कर्म किसे कहते हैं। क्योंकि आप जब अकर्मक और सकर्मक क्रिया की बातें करेंगे तो इन दोनों का भी उल्लेख बार बार आएगा। सबसे पहले हम क्रिया के बारे में जानते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, बोलना, गाना, रोना, खाना, पीना, पढ़ना, ये सारे शब्द किसी काम के होने का बोध कराते हैं, इसलिए हम इन्हें क्रिया कहेंगे। अब दूसरा शब्द है कर्म। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे राम पीटता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पीटना क्रिया है, लेकिन यहाँ पर कर्म नहीं है, क्योंकि क्रिया का फल किसी पर नहीं पड़ रहा है। अगर हम इसको इस तरह बोलें कि राम कुत्ते को पीटता है, तो ये साफ पता चलेगा कि राम के पीटने अर्थात उसके क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, तो कुत्ते पर पड़ रहा है। इसलिए ये कर्म हुआ, कुत्ता कर्म हुआ, इसीलिए कि क्रिया का फल कुत्ते पर पड़ रहा है। अब चलिए मैं आपको अकर्मक क्रिया के बारे में बताता हूँ। मैं समझता हूँ कि अब आपको क्रिया और कर्म के बारे में समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये आप समझ गए होंगे। अकर्मक क्रिया की बात करता हूँ मैं। अकर्मक शब्द के बारे में पहले मैं थोड़ा बता दूँ। अकर्मक शब्द जो है वो कर्मक के आगे उपसर्ग लगा हुआ है अ का अर्थ होता है नहीं, यानी अ का मतलब हुआ नहीं, और कर्मक का अर्थ होता है कर्म, यानी जिसमें कर्म नहीं हो वैसा वाक्य अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है, या उसे हम अकर्मक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, वह खाता है, इसमें क्रिया तो है, खाना क्रिया है, लेकिन यहाँ पर कर्म नहीं है। कर्म इसलिए नहीं है कि खाने का फल किस पर पड़ रहा है ये पता नहीं चल रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि राम रोटी खाता है, तो यहाँ पर ये पता चलेगा कि राम के रोटी खाने यानी उसके क्रिया का फल रोटी पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया नहीं होगी, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो अकर्मक क्रिया में हम देखेंगे कि कर्म का अभाव होता है, सिर्फ क्रिया होती है, वहाँ पे कर्म नहीं होता है। अब आपके सामने एक समस्या पैदा हो सकती है कि आप सोचेंगे कि आखिर कोई वाक्य अकर्मक है या सकर्मक, इसकी पहचान आसान तरीके से कैसे की जा सकती है। मैं इसका एक आसान सा तरीका बताता हूँ। किसी भी वाक्य के अंत में यदि आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे और उसका जवाब मिल जाए तो वह सकर्मक होगा, अगर जवाब नहीं मिले तो अकर्मक होगा। सीधी बात समझें अकर्मक क्रिया के बारे में कि जिस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने से उत्तर नहीं मिले वह अकर्मक वाक्य होता है। जैसे वह पढ़ता है, इसमें कर्म का पता नहीं है, क्योंकि क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है ये पता नहीं चल रहा है। वह खाता है, इसमें खाने का फल किस पर पड़ रहा है यह पता नहीं चल रहा है, इसलिए अकर्मक क्रिया है। वह जाता है, अगर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं इसमें और ये पूछें कि वह कहाँ जाता है, तो इसका जवाब नहीं मिलेगा, इसलिए यह अकर्मक वाक्य होगा। सीधे तौर पर समझ लें, जिस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने से प्रश्न का उत्तर नहीं मिले वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। ये तो आप समझ गए होंगे कि अकर्मक क्रिया क्या है और इसकी पहचान कैसे की जा सकती है। अब जो दूसरा भेद है क्रिया का वो है सकर्मक क्रिया। सकर्मक शब्द भी कर्मक के पहले उपसर्ग सौ लगने से बना है। सौ का अर्थ होता है साथ, यानी जो कर्म के साथ हो वह सकर्मक है। जैसे वह गाना गाता है, इसमें
गाना गाता है में गाता क्रिया है और गाना कर्म है, यानी यह कर्म है। सीधी बात ये कहूँ कि यदि किसी वाक्य के अंत में आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर देखें और उसका उत्तर मिल जाए तो समझ लेना आप कि वह सकर्मक क्रिया है। जैसे वह किताब पढ़ता है, इसमें अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर मैं ये पूछूं कि वह क्या पढ़ता है तो जवाब मिलेगा कि वह किताब पढ़ता है। वह आम खाता है, क्या खाता है तो आम खाता है। वह घर जाता है, कहाँ जा रहा है तो घर जा रहा है। यानी इस वाक्य में कर्म जुड़ा हुआ है, यह बिना कर्म के वाक्य नहीं है। तो इसको सीधे ऐसे समझ सकते हैं कि जिस वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाए और उसका उत्तर मिल जाए वह सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि क्रिया के केवल दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, तो यहाँ पर आपकी सोच गलत होगी। अकर्मक और सकर्मक क्रिया के भी कई भेद हैं, लेकिन मुझे यहाँ आपको विस्तार में ले जाना नहीं है। इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी होगी। आशा है अब आप क्रिया, कर्म, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में अच्छी तरह से जान गए होंगे। अगले वीडियो में मैं फिर एक नए पाठ के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। हाँ, चलते चलते मैं एक बात और कह दूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया आप इसे अपने मित्रों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।